नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और अगले 1 घंटे में बात करेंगे तमाम ताजा तरीन और महत्वपूर्ण खबरों की। देश के सीमावर्ती क्षेत्र के विकास के लिए किस तरह प्रतिबद्ध है केंद्र सरकार, इसकी एक झलक आज उस समय देखने को मिली जब 11 राज्यों के सीमावर्ती इलाकों में रणनीतिक महत्व की 90 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। इस खबर पर विशेष चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सनातन को लेकर किस तरह की सियासत गरमा रही है, तमिलनाडु के एक मंत्री के बयान से कैसे कांग्रेस सियासत में फंसी है, इस बात की भी करेंगे चर्चा। केरल के कोझिकोड में निपा वायरस का हाई अलर्ट, ये खबर भी आपको दिखाएंगे। अगले 1 घंटे में होगी देश दुनिया की हर जरूरी खबर, दिखाएंगे खेल और अर्थ जगत की भी खबरें। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। सीमावर्ती क्षेत्र लद्दाख न्योमा में बनेगा हवाई अड्डा, रक्षा मंत्री ने रखी आधारशिला। राष्ट्रीय सुरक्षा और संपर्क को बढ़ावा देने वाली 2900 करोड़ रुपए की कुल 90 परियोजनाओं को किया राष्ट्र को समर्पित। केरल कोझिकोड में निपा वायरस का हाई अलर्ट, बीते 2 सप्ताह के दौरान हुई है 2 लोगों की मौत। केंद्र की टीम वायरस के रोकथाम को लेकर शुरू कर चुकी है काम। राज्य सरकार ने जिले में स्थापित किया कंट्रोल रूम। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री पोनमुडी का चौंकाने वाला बयान, किया दावा विपक्षी गठबंधन INDIA सनातन के विरुद्ध एक मत। भाजपा ने कहा राहुल सोनिया की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है यह बयान। देशद्रोह कानून पर संविधान पीठ करेगी सुनवाई, याचिकाओं में धारा 124A की संवैधानिक वैधता को दी गई थी चुनौती। केंद्र सरकार कानून में बदलाव को लेकर पहले ही कर चुकी है पहल। किसान अधिकारों पर नई दिल्ली पूसा में पहली वैश्विक संगोष्ठी, राष्ट्रपति ने किया उद्घाटन। कहा कृषि व जैव विविधता संरक्षण में प्रौद्योगिकी और विज्ञान निभा सकता है प्रभावी भूमिका। भारतीय वायुसेना को कल मिलेगा पहला C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। पहले 16 विमानों का स्पेन में हो रहा है निर्माण। वडोदरा में होगा बचे हुए 40 विमानों का निर्माण। 2 साल पहले टाटा एयरबस के बीच हुआ था समझौता। लीबिया के डेर्ना शहर में तूफान और बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3000 के पार हुई। सोमवार को आए तूफान में टूट गए थे समुद्र किनारे बने बांध, शहर का 1/4 हिस्सा हुआ तबाह। और एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में श्रीलंकाई फिरकी के आगे लड़खड़ाई भारतीय बल्लेबाजी। श्रीलंका के सामने रखा 214 रन का लक्ष्य। रोहित शर्मा ने वनडे में पूरे किए 10,000 रन। तो न्यूज नाइट में सबसे पहले बात सीमावर्ती इलाकों को, बॉर्डर एरियाज को किस तरह से डेवलप कर रही है मोदी सरकार। बॉर्डर एरियाज को विकसित करने के लिए न सिर्फ केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है, बल्कि इन इलाकों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। विशेष बात यह है कि कार्य बहुत तेजी से हो रहा है। इसकी एक वानगी उस समय देखने को मिली जब आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की 90 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें तमाम योजनाएं रणनीतिक और सामरिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण हैं। देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और कनेक्टिविटी के लिहाज से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन द्वारा विकसित 90 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास किया। 2900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली ये परियोजनाएं 11 राज्यों में फैली हैं। इनमें अरुणाचल प्रदेश में नेचुफू सुरंग भी शामिल है। पश्चिम बंगाल में 2 हवाई अड्डों का पुनर्निर्माण व 2 हेलीपैड, 22 सड़कें और 63 पुल शामिल हैं। इन 90 परियोजनाओं में से सबसे ज्यादा 36 अरुणाचल प्रदेश में हैं।
जबकि 26 लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में 11, मिजोरम में 5, हिमाचल प्रदेश में 3, सिक्किम, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में 2-2 और नागालैंड, राजस्थान और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में 1-1 परियोजना है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इन परियोजनाओं का निर्माण रिकॉर्ड समय में पूरा किया है। हमने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर यह भी सुनिश्चित किया है कि देश की सुरक्षा और सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास को लेकर हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। अब देश के लोग बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को कोई बड़ी उपलब्धि नहीं बल्कि उसे नॉर्मल मानने लगे हैं और किसी एम्बिशियस प्रोजेक्ट, महत्वाकांक्षी परियोजना को शुरू करना और उन्हें समय पर पूरा करना न्यू इंडिया का यह एक न्यू नॉर्मल बन चुका है। सीमा क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के लिहाज से कुछ परियोजनाएं तो बेहद अहम हैं। रक्षा मंत्री ने सांबा क्षेत्र में विश्नाह कोलपुर फूलपुर मार्ग पर करीब 423 मीटर लंबे अत्याधुनिक देवक पुल का उद्घाटन किया। क्लास 70 आरसीसी देवक पुल रणनीतिक महत्व का है क्योंकि ये सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को बढ़ाएगा और क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। इन परियोजनाओं में अरुणाचल प्रदेश में बालीपारा चारद्वार तवांग रोड पर 500 मीटर लंबी नेचिफू सुरंग भी शामिल है। ये सुरंग निर्माणाधीन सेला सुरंग के साथ रणनीतिक तवांग क्षेत्र को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। ये क्षेत्र में तैनात सशस्त्र बलों और तवांग आने वाले पर्यटकों के लिए भी बेहद फायदेमंद होगा। पश्चिम बंगाल में पुनर्निर्मित बागडोगरा और बैरकपुर हवाई अड्डे भी राष्ट्र को समर्पित किए गए। 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पुनर्निर्मित ये हवाई अड्डे न केवल भारतीय वायुसेना की तैयारियों को बढ़ाएंगे बल्कि क्षेत्र में वाणिज्यिक उड़ान संचालन की सुविधा भी प्रदान करेंगे। रक्षा मंत्री ने वर्चुअल तरीके से पूर्वी लद्दाख में न्योमा हवाई अड्डे की आधारशिला भी रखी। लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाला यह हवाई अड्डा दुनिया के सबसे ऊंचे हवाई क्षेत्रों में से एक होगा और ये लद्दाख में हवाई बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के साथ ही उत्तरी सीमा पर भारतीय वायुसेना की क्षमता में वृद्धि करेगा। बीआरओ जल्द ही 15,855 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग शिनकू ला सुरंग के निर्माण के साथ एक और अनूठा रिकॉर्ड स्थापित करेगा। ये सुरंग हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति को लद्दाख में जांस्कर घाटी से जोड़ेगी और हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ की कार्यशैली और परियोजनाओं को असैन्य सैन्य संगम का एक शानदार उदाहरण बताया। म्यांमार, भूटान आदि अनेक ऐसे देश हैं जहां पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर हमारे बीच पीस एंड कोऑपरेशन को बढ़ाने में काफी सहायता की है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट्स और काम करने का तरीका, इसे मैं सिविल मिलिट्री फ्यूजन का भी एक बहुत बड़ा उदाहरण मानता हूं, एक बहुत बड़ी इसे मिसाल मानता हूं। राजनाथ सिंह ने बीआरओ से न्यूनतम निवेश अधिकतम मूल्य के मंत्र से आगे बढ़कर अब न्यूनतम पर्यावरण क्षरण, अधिकतम राष्ट्रीय सुरक्षा, अधिकतम कल्याण के मंत्र के साथ आगे बढ़ने की अपील की। मोदी सरकार ने देश की सीमाओं पर बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने की मुहिम के तहत पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर लद्दाख तक सीमा क्षेत्रों को सुदृढ़ किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कितना महत्वपूर्ण है ये परियोजना और किस तरह से बॉर्डर एरियाज का जो विकास हो रहा है उसके क्या है असल मायने और किस तरह से ये जो विकास है इतनी तेज गति से हो रहा है, इस पर बातचीत करेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तुम जाना दिन। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन।
बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा, हाँ। विकसित होने के लिए हमें बड़ा सोचना ही होगा, बड़े लक्ष्य हासिल करने ही होंगे। इसलिए थिंक बिग, ड्रीम बिग, एक्ट बिग। और चहुमुखी विकास के इन बड़े इरादों को सार्थक बना रहा है समयबद्ध तरीके से आपके द्वारा दिया हुआ एडवांस टैक्स, जो देश की प्रगति को एक नई गति दे रहा है और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तृत और मजबूत बना रहा है। अपने एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त 15 सितंबर तक जमा करवा के आप भी देश के विकास में अपना योगदान दें। अधिक जानकारी और टैक्स पेमेंट के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और किस तरह से बॉर्डर एरियाज का डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। और आज यही हमारा विशेष होगा, हमारी विशेष चर्चा का विषय है सीमावर्ती क्षेत्र में इंफ्रा विकास, कि सीमावर्ती क्षेत्रों में किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है और क्या है उसके मायने, इस पर हम चर्चा करेंगे। सीमावर्ती क्षेत्र में इंफ्रा विकास, और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान बने हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, रिटायर्ड फॉर्मर डायरेक्टर जनरल इन्फेंट्री। जनरल कुलकर्णी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ में सीनियर डिफेंस जर्नलिस्ट अजय बनर्जी जुड़े हुए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। और अगर हम इस चर्चा की शुरुआत जनरल कुलकर्णी आपके साथ करना चाहें, तो जिस तरह से अगर आज से इसकी शुरुआत करेंगे, जो आज की 90 जो परियोजनाएं हैं, किस तरह से इसको देखते हैं? क्योंकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने न सिर्फ अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया है, बल्कि समय से पहले और समय रहते खत्म किया है, जो कि एक समय ये भी सोच पाना मुश्किल होता था कि बॉर्डर पर एरियाज को न सिर्फ डेवलप किया जाए और समयबद्ध तरीके से डेवलप किया जाए। ये एक बड़ी बात समझ रहे हैं। निखिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहूंगा जिस प्रकार से ये बॉर्डर रोड्स काम कर रहे हैं, वाकई काबिले तारीफ। क्योंकि मैंने तो देखा है हाथी, खच्चर, पोर्टर, हेलीकॉप्टर, अपने आप सामान उठाना, स्टीमर, बोट, और उसके बाद पोस्टों पे जाकर के पहुंचते थे। काफी दिन और समय लगता था पहुंचने में और दिक्कत और परेशानी होती थी। अब जब बॉर्डर रोड ने इस तरीके के प्रोजेक्ट्स लिए हैं, मुझे लगता है ये जो टनल की हम बात करते हैं, नेशेफू टनल, आप मानेंगे नहीं, वहां से गुजरते वक्त इतना डर लगता था कि इतनी धुंध, इतनी धुंध कि पता नहीं लगता था गाड़ी सामने से आ रही है, क्या हो जाएगा। अब जब ये टनल बना है, वाकई तवांग जाने में आसानी होगी, लॉजिस्टिकली बहुत आसान हो जाता है। वहां के जो लोग हैं उनको नौकरी मिलती है, पर पर्यावरण जो है वो बढ़ता है। और जिस प्रकार से टाइम बाउंड प्रोजेक्ट, पहले प्रोजेक्ट्स होते थे सैंक्शन, ये नहीं मैं कहूंगा पर, लेकिन समय पता ही नहीं चलता था। मेरे को अभी भी याद है, कई सड़कें थी 15-15, 16 साल लग गए उनको बनाने में और मुश्किल होती थी। अब आप देखिएगा 3 साल में। कुलकर्णी, अगर एक बात सीधे समझना चाहें कि अगर इसको रणनीतिक या सामरिक तौर पर कितना महत्वपूर्ण, हमारी सेनाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण, अगर हम आज की जो परियोजनाएं हैं उनके विशेष संदर्भ में बात करें तो? देखिए, लॉजिस्टिक्स बहुत जरूरी होता है। जब तक जहां पर जवान है, आखिर तक जहां पे बॉर्डर पे ऊपर जवान है, उसको जब राशन, पानी, एम्युनिशन सब कुछ मिलता है तो ही वो लड़ सकता है, उसको पीछे देखने की जरूरत नहीं है। अब जो सोच है, उस सोच में बदलाव आया है, और उस सोच में बदलाव आने के कारण बॉर्डर रोड्स को भी उस तरह का उत्साह और उस तरह का प्रोत्साहन मिल रहा है। आप देखिएगा, रक्षा मंत्री उनको ब्रो बोल रहे, ब्रदर बोल रहे, बीआरओ नहीं बोल रहे। तो ये जो सोच है, इस सोच के कारण जिस प्रकार से बीआरओ सड़कें बना रहे हैं, आधुनिक इस्तेमाल कर रहे हैं, टनलिंग कर पा रहे हैं, रोड बनाने के तरीका बदली हो गया है। ब्लैकटॉप रोड देखिए, पहले पानी जो है वो रोड को, हर साल रोड बनती थी और हर साल रोड बिगड़ जाती थी। अब उम्मीद करते हैं जिस प्रकार से और जिस गति से वो कर रहे हैं, और जो जहां पे जो सीमावर्ती लोग हैं, वो जब देश के इसमें हो जाए,
क्या कह रहे हैं, फर्स्ट विलेज, और फर्स्ट विलेज कहाँ है, बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर फर्स्ट विलेज को हम बोलते हैं। तो वो पूरा जो सोच है, उस सोच में बदलाव आने के कारण निखिल जी बहुत फर्क पड़ा है। बीआरओ जिस प्रकार से इतनी दुर्गम इलाके में सड़क बना रही। जी 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 अजय जी, अगर आपसे समझना चाहें, जो आज की परियोजनाएं हैं, 90 परियोजनाएं, उनमें से बेहद महत्वपूर्ण है कुछ, चाहे अभी देवक पुल की बात हो रही थी, या जो एयरपोर्ट्स रीडेवलप किए गए हैं, या फिर हम जो लद्दाख, पूर्वी लद्दाख में सबसे ऊंचा एक रनवे बना रहे हैं, क्या है इसके मायने, किस तरह से इसको समझना चाहिए, और सामरिक महत्व क्या है इसका? जी बिल्कुल, धन्यवाद। पहले तो मैं आपको केवल 5 चुनिंदा बिंदु उठाऊंगा इन 90 प्रोजेक्ट्स में से। 2 पूर्व उत्तर इलाकों में हैं, 2 लद्दाख में हैं और 1 जम्मू कश्मीर में है। शुरू करूंगा पूर्व उत्तर लद्दाख से। सबसे पहले वहां पर जो न्योमा का एयरबेस बन रहा है, इसके बाद वायुसेना के पास न्योमा के मिला के चौथा एयरबेस होगा ये लद्दाख में। ले, थॉइज और कारगिल ऑलरेडी हमारे पास हैं। इसके अलावा लैंडिंग पट्टी है डीबीओ। न्योमा को कन्वर्ट करें लैंडिंग पट्टी से लेके और एक फुल एयरबेस में। लद्दाख में ही दूसरी टनल की बात आज आरएम साहब ने भी करी, शिंगुला टनल। शिंगुला टनल हिमाचल प्रदेश से और ज़ंस्कार पदम वैली में जाने के लिए रास्ते को कम से कम 2 दिन कम करेगा। कम से कम 2 दिन समझने की बात है, वो टनल बनने से कम 2 दिन का रास्ता कम होगा। तीसरा आता है पुल, जम्मू कश्मीर में देवक नदी के ऊपर। ये सांबा से लेके जम्मू तक जाने के लिए एक दूसरा हाईवे के साथ साथ दूसरा रूट है, मगर देवक नदी के ऊपर जो पुल था वो छोटा था और वो रह के बरसात में ऊपर नीचे पानी बहुत आता है नदी में बरसात के टाइम में, तो ये पुल से एक तो 24/7 365 दिन चलने की आपके पास प्रावधान होगा। अब चलता हूं पूर्व उत्तर इलाकों में। नीचीपुर टनल की बात अभी जनरल कुलकर्णी भी कर रहे थे। नीचीपुर टनल 5700 फुट की हाइट पर ही है, मगर वहां फॉग यानी धुंध बहुत ज्यादा होती है, उससे हमारे पास तवांग जाने का रास्ता आसान हो जाएगा। अब आता हूं 5वां अहम बिंदु पर, जो कि है बागडोगरा एयरपोर्ट की रीडेवलपमेंट। बागडोगरा डोकलम घाटी के पास सबसे पास एयर स्ट्रिप है वायुसेना की। बागडोगरा को रिडेवलप करने का मतलब है कि हम तैयार हैं, डोकलम पे नॉर्थ बंगाल में पड़ता है बागडोगरा, हम तैयार हैं डोकलम को हैंडल करने के लिए। वहां पर असम में भी कई सारी एयरबेस हैं ऐसी, आशीमारा, छबुआ है, आगे तेजपुर है, मगर जो सबसे आगे है वो बागडोगरा है। ये 5 बिंदु इसलिए मैंने आपके सामने रखे हैं, ये दर्शकों को समझाने के लिए। जी जी, निश्चित तौर पर रणनीतिक लाभ की जो बात है वो आपने समझाई। आपसे अगर हम ये समझना चाहें कि अभी तक इस तरह से देखने को नहीं मिलता था, इतना जो लगातार और बहुत तीव्र गति से जो डेवलपमेंट बॉर्डर एरियाज पे हो रहा है, चाहे सड़कों का निर्माण हो, चाहे वो एयरपोर्ट्स का निर्माण हो, और सिर्फ इसमें सेना से ही जुड़ी हुई चीज़ें नहीं, बल्कि जो नागरिक सुविधाओं के लिए है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। किस तरह से देखते हैं कि एक जो इस पॉलिसी में एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट अब नजर आता है मोदी सरकार की अगुवाई में, क्या कुछ कारण इसको देखते हैं? क्या नई टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है उसकी वजह से इस तरह से हो रहा है, या इसके पीछे क्या कारण देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, 20 साल पहले हमने शुरू किया कि हम अपने बॉर्डर चीन से लगती सीमावर्ती इलाकों के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू करेंगे। गति धीरे थी, जैसे जनरल कुलकर्णी भी कह रहे थे कि प्रोग्राम बनते थे मगर टाइम लगता था। एक जो सबसे बड़ा पॉलिसी शिफ्ट ये हुआ कि हमने बजटरी एलोकेशन यानी बजट में देखरेख बढ़ा दी। दूसरी चीज मॉनिटरिंग यानी कि उसकी संरक्षण कि कैसे बन रहा है, नहीं बन रहा है। तीसरी चीज स्पीड बढ़ा दी, और चौथी चीज टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी। ऑस्ट्रियन जैसे निशीपुर टनल है, या ऊपर सेला पे टनल बन रही है, शिंकुला पे टनल बन रही है, ऑस्ट्रियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोकल इंजीनियर उनको सीख रहे हैं, नई मशीनें तैयार हो रही हैं, रोड्स ले करने की नई टेक्नोलॉजी, उनको ऐसे बनाया जा रहा है कि ब्लैक टॉप बह ना जाए बारिश में। सबसे बड़ी बात जो मैंने नोट करी है अपने जर्नलिस्टिक कैरियर में ये 10-12 साल के अंदर, जो फर्क मैंने देखा है, वो सबसे बड़ा फर्क ये देखा है कि जो टेंडर शुरू होता है, जैसे न्योमा की आज बात करता हूं, इसका जो टेंडर निकला था करीब 6 महीने पहले निकला था, आज फाउंडेशन स्टोन ले हो गया। मतलब कि 6 महीने के अंदर सारा टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो गई है, उसके पैसे एलोकेटेड हैं, आज काम शुरू हो गया 6 महीने के अंदर, 6-7 महीने के अंदर। पहले इसी टाइम को जरा टाइम लगता था, स्पीड बढ़ गया, डिसीजन मेकिंग की स्पीड, टेक्नोलॉजी ने टेक्नोलॉजी की स्पीड बढ़ाई है, और चौथा एक जिसे कहते हैं मंशा, नियत काम करने की। ये 3 चीज फर्क देखी है मैंने। जी बिल्कुल, जब नियत की बात होती है तो दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति भी आती है। जनरल कुलकर्णी, आपसे समझना चाहेंगे कि ये अगर इसके रणनीतिक लाभ की हम बात करते हैं, सामाजिक आर्थिक लाभ भी है इसके, अब सेना के हौसले कितने बुलंद होते हैं इस तरह की जब परियोजनाएं पूरी होती हैं, जब इन प्लेस आती हैं, और साथ ही साथ आम लोगों के जीवन पर कितना फर्क पड़ता है जो बॉर्डर एरियाज में है, किस तरह से आप देखते हैं इसको?
निखिल जी, सबके ऊपर फर्क पड़ता है। हौसला अफजाई, जवानों की हौसला अफजाई होती है। वहां के जो नॉर्मल लोग रहते हैं, जहां पे उनको 7 दिन 8 दिन लगते थे अपने घर पहुंचने में, वो उसी रात पहुंच जाते हैं। कई जगह पे तो 6-7 घंटे में पहुंचने की काबिलियत हो गई है। जवान छुट्टी पर जाते हैं तो तुरंत आ जाते हैं। पहले छुट्टी जाना मतलब 8-10 दिन तो रास्ते में लगते थे, अब कहाँ 8-1 घंटे सिर्फ रास्ते में लगते हैं। तो आप फर्क देखिए कितना फर्क पड़ गया है मोबिलाइजेशन में, लॉजिस्टिक्स में, और उसके आने जाने में। कोई भी इक्विपमेंट आना है सड़कों के विड्थ में, क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, अलग अलग तरह के मिलिट्री इक्विपमेंट है, उसको ले जाने में आसानी है। 24/7 365 दिन आप आना जाना कर सकते हैं। नहीं तो बर्फ के कारण नहीं हो रहा है, नदी के कारण पानी रास्ते बह गए, बहुत फर्क पड़ा है। और इस फर्क के कारण जो सोच है, उस सोच में फर्क पड़ा है कि मैं कर सकता हूं। और ये जो सोच है ना, कर सकता हूं वाली कार्रवाई, इस सोच में बदलाव से पूरा वातावरण जो है वो बदल जाता है। जब आप जानते हैं कि हौसला अफजाई है, सब कोई आपके साथ खड़ा है, आप पीछे नहीं देख रहे, आप आगे देख रहे हैं। आपको पीछे देखने की जरूरत ही नहीं है, पीछे से आगे आ रहे हैं। प्लस कनेक्टिविटी, टूरिज्म, वहां के लोगों का रहना जाना, अस्पताल, कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, सब में इतना उछाल आता है कि वहां का रहन सहन में फर्क पड़ जाता है। और उस रहन सहन के कारण पूरे वहां की जो वातावरण है उसमें प्लस इको फ्रेंडली, वो जहाँ के ये नहीं है कि आप पेड़ काट रहे हैं, कुछ इको फ्रेंडली होते हुए भी एक बहुत जरूरी है। पर्यावरण संरक्षण की बात भी आज रक्षा मंत्री ने कही। जनरल कुलकर्णी, आपसे विशेष तौर पर न्योमा हवाई अड्डे के बारे में अगर हम उसके रणनीतिक सामरिक महत्व के विषय में समझना चाहें, दुनिया के सबसे ऊंचे हवाई क्षेत्रों में से होगा, किस तरह से जो पड़ोसी देशों में या आस पड़ोस में जो एक तरह से जो थ्रेट्स हैं उनसे निपटने के लिए एक विशेष भूमिका निभा सकता है यह हवाई अड्डा? बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। जैसे अजय साहब बता रहे थे, न्योमा एयरफील्ड जो है एक हाईएस्ट स्टेजिंग ग्राउंड है, उसके कारण लॉजिस्टिक्स में बहुत फर्क पड़ता है। जब आप न्योमा हो गया, आपका डीबीओ हो गया, ये जो एयर स्ट्रिप्स आगे हैं फ्रंट लाइन के ऊपर चीन के साथ, हम ये नहीं कह रहे हम लड़ने के लिए करें, पर यकीन कर रहे हैं कि प्रिपरेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। अगर आप तैयार हैं तो कभी भी दुश्मन आपके ऊपर आंख डाल के नहीं देखेगा। तैयारी बहुत जरूरी है। उस तैयारी के मद्देनजर आप जब देखते हैं कि न्योमा एयरफील्ड हाईएस्ट एयरफील्ड है, जहां पे स्टेजिंग ग्राउंड, लॉजिस्टिक सप्लाई और चीन के बिल्कुल एलएसी के नजदीक है, तो आप देखेंगे जो मोबिलाइजेशन है उससे फर्क पड़ता है। आपने देखा है 2020 में जिस तरीके से गलवान में हुआ और उसके बाद जो तकरीबन 70,000 सैनिकों को मोबिलाइज किया गया, कैसे कर पाए हम लोग? इसीलिए कर पाए कि हमारे पास एयरफील्ड थे, हमारे पास हवाई जहाज है, और अब उसमें न्योमा एडिशन हो जाएगा। न्योमा एक बहुत बढ़िया एयर स्ट्रिप है। और जैसे रक्षा मंत्री भी कह रहे थे, मुझे बहुत अच्छी बात एक लगती है कि जो उसकी नींव रख रहा है वो अपने समय में ही उसका उद्घाटन कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो नींव कहीं लगती थी 15-20 साल पहले और उद्घाटन कोई और करता था। अब जो नींव लगा रहा है वही उसका उद्घाटन भी कर रहा है, अपने सामने यकीन कर रहा है। अकाउंटेबिलिटी भी है एंड स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट भी है। जी निश्चित तौर पर। अजय जी, एक बात और रक्षा मंत्री ने कही है, सैन्य असैन्य संगम का एक नायाब मिश्रण बताया इन परियोजनाओं को, कहा कि ये सिविल मिलिट्री फ्यूजन है। किस तरह से इसको देखते हैं? जी, मैं आपको 2 उदाहरण से समझा देता हूँ। पहली चीज, जो देवक नदी पे पुल बना है उसको सेना सिर्फ यूज नहीं करेगी, वहाँ जम्मू, आरएस पुरा, सांभा, कठुआ, उनके लोग भी इस्तेमाल करेंगे। उनके लिए सगों ज्यादा इस्तेमाल होगा, सेना के लिए कम इस्तेमाल होगा। सेना के तो 2 दिन में 2 बार निकलेंगे। लोकल आदमी मोटरसाइकिल पे, कार पे, गाड़ी में, लॉरी में, कमर्शियल व्हीकल सामान छोड़ने जा रहा है, वो ज्यादा इस्तेमाल होगा। दूसरा एग्जांपल, निशीपू टनल जो बात हो रही है तवांग जाने के लिए, निशीपू के पास एक ट्रैफिक जाम लगता है कई घंटे का, ट्रैफिक रुक जाता है कई घंटों के लिए। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, वहां ट्रैफिक रुका ही रहता है। 2 घंटे लग सकते हैं, 3 घंटे लग सकते हैं। अब जो लोकल आदमी वहां जा रहा है, कोई टूरिस्ट जा रहा है, पर्यटक जा रहा है, अपनी गाड़ी में फैमिली के साथ जा रहा है, वो 3 घंटे के लिए रुकता है, तो उसके लिए एक बैड एक्सपीरियंस होता है। तो वो अगली बार उसको अवॉइड करेगा चीज को। अब निशीपू टनल बनने से वो खुल जाएगा, तो ये सिविल के लिए भी फायदा होगा। चलते चलते अजय जी, एक आखिरी कमेंट, जो बॉर्डर एरियाज का डेवलपमेंट इतनी तेजी से हो रहा है, किस तरह से देखते हैं? क्या संदेश इससे लेना चाहेंगे? संदेश इससे ये है कि दैट देर आए दुरुस्त आए, मगर शुरू को तो हमने किया है। कई जगह पे सड़कें बन गई हैं, कई जगह पे हिल स्टेशन, अब जैसे जहां सड़कें बनेंगी दूर दराज के इलाके में। एग्जांपल देता हूं अटल टनल का,
किन्नौर जा नहीं सकते थे, अब अटल टनल में सर्दियों में लोग किन्नौर जाके रह के आते हैं, नहीं तो सर्दी में किन्नौर जा नहीं सकते थे। लोकल इकोनॉमी बढ़ती है, लोकल लड़कों को वहां काम मिलता है, लोकल दुकानें चलती हैं और लोकल टैक्सी का काम चलता है। ये छोटे छोटे स्पिन ऑफ्स होते हैं चीजों के। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर, और इसका जो रणनीतिक लाभ होता है वो तो आप लोगों ने समझाया ही। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए अजय बनर्जी जी, और जनरल कुलकर्णी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विचार साझा करने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि केरल के कोझिकोड में किस तरह से निपाह वायरस पर मॉनिटरिंग की जा रही है। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। श्री अन्न को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसान, हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानी करते हैं, उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर श्री अन्न यानी मिलेट्स को एक नई पहचान मिली है और जन जन इसे अपना रहा है और जन भागीदारी की मुहिम चल पड़ी है। इस पहल से वैश्विक मंच पर कम पानी की खपत वाली सघन एवं पोषक फसलों को बढ़ावा मिलेगा। मिलेट्स जलवायु अनुकूल हैं और आसानी से उगाए जा सकते हैं, जिससे किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के जरिए श्री अन्न की खपत में वृद्धि होगी, पोषण सुरक्षा मिलेगी और मिलेट्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक नई पहचान सुनिश्चित होगी। प्रोटीन, विटामिन, खनिजों से भरपूर मिलेट्स ग्लूटेन फ्री होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए भी सर्वश्रेष्ठ हैं। आइए भोजन में श्री अन्न को अपनाएं, जीवन को स्वस्थ और समृद्ध बनाएं। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तुम जाना दिन। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और केरल के कोझिकोड जिले में पिछले 2 सप्ताह में हुई 2 मौतों के पीछे निपाह वायरस का संक्रमण होने की पुष्टि हो गई है। इसके अलावा 4 और सैंपल्स को जांच के लिए NIV पुणे भेजा गया है। इसके चलते जिले में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कोझिकोड में स्कूल और आंगनवाड़ी एहतियात के तौर पर बंद रहे। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने स्थिति के आकलन करने के लिए कोझिकोड का दौरा किया। राज्य सरकार ने वहां एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया है कि केरल की राज्य सरकार की मदद के लिए केंद्र की एक टीम वहां तैनात की गई है। चामाचिडिया स्पेशल उसके लिए कोई मेडिसिन अभी तक डेवलप नहीं हुई है। जो 2 डेथ्स केरल में रिपोर्ट की है वो दोनों सस्पेक्टेड बताई जा रही है। हाँ, वो कंफर्म हो गए हैं। और सनातन धर्म पर सियासत जारी है। नेताओं के बयान थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और अब DMK नेता और तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है कि विपक्षी गठबंधन INDIA में सनातन के विरुद्ध नीति अपनाए जाने पर सभी की सहमति है। इस पर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। सनातन धर्म पर विपक्षी गठबंधन INDIA के नेताओं के बिगड़े बोल थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बयानबाजी का सिलसिला तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री DMK नेता उदयनिधि स्टालिन और A राजा के बाद अब DMK नेता और तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री पोन मुड्डी तक जा पहुंचा है। चौंकाने वाली बात यह है कि ताजा बयान जो सामने आया है उसमें पोन मुड्डी ये दावा कर रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन INDIA में सनातन के विरुद्ध नीति अपनाए जाने पर सभी दलों की सहमति है। इस पूरे मामले पर भाजपा ने पलटवार किया। पार्टी नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ये शर्मनाक है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस सहित घमंडिया में शामिल नेताओं की चुप्पी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लग रही है।
ये लोग एवरी रिलीजन की बात करके लिपापोती करते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं और इस गठबंधन से पूछता हूं, क्या किसी और आस्था के देवों का आलोचना करने का इनका अधिकार है? इनकी हिम्मत है? कर पाएंगे क्या है? वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर गठबंधन पर करारा पलटवार किया। उन्होंने लिखा कि INDIA गठबंधन की मुंबई बैठक के 2 दिन बाद उदयनिधि स्टालिन का बयान आना, फिर प्रियांक खरगे का सनातन पर आघात और आज DMK के मंत्री द्वारा ये स्वीकार करना कि INDA अलायंस का गठबंधन सनातन धर्म के विरोध में किया गया था। यह सोनिया गांधी, राहुल और कांग्रेस के एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस और INDA अलायंस को इस बयान पर अपना मत स्पष्ट करना चाहिए। इनको ये बताना चाहिए कि संविधान में किसी धर्म के बारे में आपत्तिजनक बयान देने का अधिकार है। INDA अलायंस के लोगों को क्या संविधान के प्रावधानों की जानकारी नहीं है? INDA अलायंस, कांग्रेस, सोनिया और राहुल बताएं कि मोहब्बत की दुकान के नाम पर सनातन धर्म के खिलाफ नफरत का सामान क्यों बेचा जा रहा है? यह नफरत का मेगा मॉल सिर्फ सत्ता के लिए बांटो और राज करो। वहीं शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे का भी विवादास्पद बयान चर्चा में बना हुआ है। उन्होंने कहा कि जब अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन होगा, वहां शामिल लोग जब वापस लौटेंगे तो गोधरा जैसी घटना हो सकती है। भाजपा ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये लोग वोट के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने क्या कह दिया? अगर प्रभु राम के मंदिर का उद्घाटन होगा तो गोधरा जैसा नरसंहार हो जाएगा। क्या मतलब है इसका? इतनी शर्मिंदगी भरी बात स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के पुत्र कर रहे हैं, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में देश में एक नई ऊंचाई और साहस का परिचय दिखाया। उनके पुत्र कहना है किसी भी धर्म, पंथ या समुदाय की मान्यताओं, उनकी परंपराओं के अपमान करने, उनके खिलाफ किसी भी तरह का विवाद पैदा करने की अनुमति देश का संविधान नहीं देता। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्षी दल और सत्ता में बैठे उनके साथी जब अपनी टिप्पणियों के जरिए सनातन धर्म पर चोट करने की कोशिश कर रहे हैं। यह घोर निंदनीय है। सत्ता हासिल करने और चंद वोटों की जोड़तोड़ के लिए उस धर्म को लेकर बयानबाजी जारी है जो देश की संस्कृति में रचा बसा है, जो जीवों में जीवन और पत्थर में भी भगवान का दर्शन रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और बिहार में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली का आलम यह है कि अब यहां के छात्र ही समस्याओं से परेशान होकर आंदोलन पर उतर आए हैं। वैशाली में महानगर गर्ल्स हाई स्कूल में बैठने की व्यवस्था नहीं होने और अन्य असुविधाओं को लेकर छात्राओं ने रोड पर प्रदर्शन किया। छात्राओं ने अपनी मांगों के समर्थन में रोड पर चक्का जाम भी किया। SDO ने माना है कि यहां की स्कूलों में समस्याएं और सुविधाओं की कमी काफी ज्यादा हद तक है। उन्होंने मामले की जांच करने की बात भी कही है। यहाँ बेसिकली समस्या है क्लासरूम में बैठने का। स्ट्रेंथ से ज़्यादा यहाँ पे एडमिशन है और क्लासरूम में कैपेसिटी कम है बैठने का। वो छात्राएं जो बाहर बैठी थी या फिर जिनको जगह नहीं मिला, वो लोग आपस में इकट्ठा होकर कुछ लोग मिसगाइड हुए और ये लोग रोड जाम करने लगे। हम लोग 2 शिफ्ट में स्कूल चलाने का जो पॉसिबिलिटी है उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। जैसे कि बताया गया है DO के द्वारा कि वैशाली जिला में ही कई अदर स्कूल में इस तरह से क्लास का संचालन हो रहा है। और धारा 124A में उल्लिखित राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने आगे विचार करने के लिए 5 जजों की संवैधानिक पीठ को इसे भेज दिया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि इस मामले की सुनवाई को फिलहाल टाल दिया जाए, क्योंकि आपराधिक कानून में प्रस्तावित व्यापक बदलावों पर फिलहाल पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी विचार कर रही है। केंद्र सरकार कानून में बदलाव को लेकर तेजी से काम कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस आग्रह को ठुकराकर मामला 5 जजों को भेजने का फैसला किया। और न्यूज नाइट में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। होंगे बच्चे स्वस्थ, फले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी।
555। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या एड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तू न जाना दिन। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। विकसित होने के लिए हमें बड़ा सोचना ही होगा, बड़े लक्ष्य हासिल करने ही होंगे। इसलिए थिंक बिग, ड्रीम बिग, एक्ट बिग। और चहुमुखी विकास के इन बड़े इरादों को सार्थक बना रहा है समयबद्ध तरीके से आपके द्वारा दिया हुआ एडवांस टैक्स, जो देश की प्रगति को एक नई गति दे रहा है और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तृत और मजबूत बना रहा है। अपने एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त 15 सितंबर तक जमा करवा के आप भी देश के विकास में अपना योगदान दें। अधिक जानकारी और टैक्स पेमेंट के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और भारत की ओर से G20 में आए राष्ट्राध्यक्षों और अपने अपने देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं को विशेष उपहार दिए गए। इन उपहारों में खास तौर पर चयनित हस्त निर्मित कलाकृतियां और उत्पाद शामिल रहे, जिनके जरिए भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और बेजोड़ कला के तमाम आयामों को वैश्विक नेताओं के सामने रखने की कोशिश की गई। इन उपहारों में शामिल कई वस्तुएं न केवल दशकों पुरानी सहेजी गई भारतीय कलात्मक उत्कृष्टता का बेजोड़ नमूना पेश करती हैं, बल्कि विविधता में एकता के भारतीय संस्कृति के मूल को भी दर्शाती हैं। दक्षिण भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश की अराकू कॉफी भी उपहारों में के हैम्पर में शामिल रही। मूल रूप से अरेबिका कॉफी की प्रजाति अराकू कॉफी आंध्र प्रदेश में हरी भरी घाटी अराकू घाटी के संरक्षित पारिस्थितिकी तंत्र में पनपती है। वहीं सुंदरबन शहद भी G20 में आए राष्ट्राध्यक्षों और प्रतिनिधियों को दिए गए उपहारों की टोकरी में शामिल रहा। सुंदरबन में मधुमक्खियों की कई अलग अलग प्रजातियों से एकत्रित सुंदरबन शहद का विशिष्ट स्वाद क्षेत्र की जैव विविधता को दर्शाता है। और G20 राष्ट्राध्यक्षों और प्रतिनिधियों को दिए गए उपहारों में कश्मीरी पश्मीना शॉल को भी खास तौर पर शामिल किया गया। कश्मीर में पश्मीना से तात्पर्य चांगथांगी बकरी के कच्चे बिना काते ऊन से है। कुशल कारीगरों के हाथों का हुनर इन शॉलों को सुंदरता और शिल्प का बेजोड़ नमूना बनाता है। और G20 में वैश्विक नेताओं के दिए गए उपहारों में उत्तर प्रदेश के कन्नौज के उत्कृष्ट इत्र जिगराना को भी रखा गया था। और खादी स्कार्फ भी वैश्विक नेताओं को G20 के विशेष उपहार में शामिल रहा। भारत के लिए वस्त्र से ज्यादा खादी विचार है और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण प्रतीकों में से एक रहा है खादी। और इस खादी स्कार्फ ने गांधी जी के जो मूल्य है उनकी भी याद दिलाई। खादी पूरी तरह से प्राकृतिक और पर्यावरण अनुकूल वस्त्र है। और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा की पत्नी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांजीवरम का स्टोल कदम की लकड़ी के जाली बॉक्स में भेंट की। और कांजीवरम शिल्प की उत्पत्ति तमिलनाडु के छोटे से गांव कांचीपुरम में हुई थी, इसलिए इसका नाम कांजीवरम पड़ा। कांजीवरम स्टोल शुद्ध रेशम के धागों से कुशल बुनकरों द्वारा हाथ से बुना गया। ये स्टोल कदम की लकड़ी से बने जाली बॉक्स में भेंट किया गया। कदम की लकड़ी के बॉक्स को कर्नाटक के कारीगरों ने अपने हुनरमंद हाथों से बेहद सुंदरता से बनाया था।
कदम का वैदिक और पौराणिक महत्व भी है। ये श्री कृष्ण का पसंदीदा वृक्ष था, कदम का वृक्ष। कदम को कदम्ब के नाम से भी जाना जाता है और श्री कृष्ण को बेहद प्रिय वृक्ष माना जाता है कदम्ब। और इसको कई बार आपने कविताओं के जरिए इसको पढ़ा भी होगा। फिलहाल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की पत्नी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कदम्ब की लकड़ी के बक्से में बनारसी सिल्क का स्टोल भेंट किया। बनारसी सिल्क का स्टोल भेंट किया गया और वो कदम्ब की लकड़ी के बक्से में था। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री की पत्नी को विशेष उपहार भेंट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कदम्ब की लकड़ी के बक्से में बनारसी सिल्क का स्टोल भेंट किया गया। विश्व प्रसिद्ध बनारसी रेशम वैभव और समृद्धि का प्रतीक है। बनारसी रेशम की दुनिया भर में ख्याति है। शानदार रेशम के धागे से जटिल डिजाइन बनाए जाते हैं। और बनारसी रेशम सांस्कृतिक समृद्धि व बुनाई विरासत को दर्शाते हैं। रेशम के चमकदार रेशों की सुंदर बनावट और जीवंत रंग जो है वो सभी को भाते हैं। तो बनारसी रेशम बेहद महत्वपूर्ण है। कदम्ब को कदम्ब के नाम से भी जाना जाता है। कदम्ब की लकड़ी के बक्से को पेश किया गया था। और एक कविता मुझे याद आ रही है जिसको आप सब लोगों ने सुना पढ़ा होगा कि माँ कदम्ब का पेड़ अगर ये होता यमुना तीरे तो मैं भी उस पर बैठ कर नैया बनते धीरे धीरे। तो वो जो श्री कृष्ण को बेहद प्रिय माना जाता है ये कदम्ब का वृक्ष और उसी की लकड़ी से ये जो बॉक्स बनाया गया था और इसको कर्नाटक के कारीगरों ने बनाया था। इसकी बेहद पौराणिक महत्व भी है इसका। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति की पत्नी को विशेष पेपर मैशी बैग में कश्मीर का प्रसिद्ध पश्मीना से बना स्टोल भेंट किया। तो ब्राजील के राष्ट्रपति की पत्नी को विशेष उपहार दिया गया। मैशी बैग और पश्मीना स्टोल दोनों ही कश्मीर और जम्मू और कश्मीर के सबसे नाजुक सजावटी और प्रसिद्ध शिल्पों में से एक हैं। मैशी बैग शिल्प कौशल की उत्कृष्ट कृति है जिसमें कागज की लुगदी तैयार की जाती है और इसमें चावल के भूसे और कॉपर सल्फेट का मिश्रण मिलाकर मनचाही आकृति बनाई जाती है। फिर इस पर पेंटिंग की जाती है और एक पीस को तैयार करने में करीब करीब 10 से 15 दिन का समय लग जाता है। और अगर बात करें कश्मीरी पश्मीना की तो ऊन विशिष्ट हिमालयी बकरियों के बालों को कतर कर नहीं बल्कि नज़ाकत से कंघी करके उसको प्राप्त किया जाता है। कुशल कारीगर सदियों पुरानी प्रक्रियाओं का उपयोग करके इन नाजुक रेशों को हाथ से घुमाते हैं, बुनते हैं, उसकी कढ़ाई करते हैं जिससे एक बेहद हल्का लेकिन गर्म पश्मीना तैयार होता है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट किया गया। ट्वीट में दावा किया गया कि सरकार ने बजट में आवंटित धनराशि की तुलना में G20 शिखर सम्मेलन पर 300% से ज्यादा खर्च कर दिया है। PIB फैक्ट चेक की टीम इस बात का पूरी तरह से खंडन करती है और इस ट्वीट की जांच करते हुए इसे पूरी तरह से गलत साबित करती है। ट्वीट में लिखा गया था और ये PIB की तरफ से कहा गया कि यह दावा भ्रामक है। ट्वीट में लिखा गया खर्च मुख्य रूप से ITPO द्वारा स्थायी संपत्ति निर्माण और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास के लिए की गई है जो कि सिर्फ G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी तक सीमित नहीं है। ये जो बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है ये स्थायी है और आगे भी ये काम आएगा। और न्यूज नाइट में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। अरे गोविंदा जी आप यहाँ? हाँ बबुआ हम यहाँ, पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब? पापा शेयर मार्केट में जोखिम होता है,
कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ये गैर कानूनी है। अच्छा, हाँ। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को पूसा परिसर में किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किया। किसान अधिकारों पर वैश्विक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं और अन्नदाता के अधिकारों की रक्षा करना और उनकी भविष्य की चिंता करना हमारा काम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के पूसा में किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किया। उन्होंने पौध प्राधिकार केंद्र का भी अनावरण किया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं और उनके अधिकारों की रक्षा करना और उनकी भविष्य की चिंता करना हमारा काम है। केवल भारत नहीं, पूरा दुनिया में जो किसान होते हैं मानव संपदा को केवल नहीं, पशु संपदा को भी अन्न देते हैं और हम उसको अन्न लेके जो भी काम करते हैं। आज अन्न है इसीलिए ये तन है, ये तन है इसीलिए बहुत सारे काम करने के लिए हम मन बनाते हैं, चाहे और साइंस हो, चाहे और टेक्नोलॉजी हो, चाहे और फार्मास हो, कोई भी हो। इसीलिए अन्नदाता नमन होते हैं, नमस्य होते हैं। देश विदेश में सारा दुनिया में अन्नदाता शायद 70% है। उनके अधिकारियों को रक्षा करना, सुरक्षा करना और उनके भविष्य को के लिए चिंता करना हम सबका काम है। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी मौजूद रहे। संसद द्वारा पौधों की विविधता और किसानों के अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 के रूप में अधिनियमित राष्ट्रीय कानून से बहुत स्पष्ट रूप से रेखांकित है। भारत सरकार ने कानून में किए गए प्रावधानों के अनुरूप इसका पालन सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी शिद्दत के साथ काम किया है। कृषि जैव विविधता में संरक्षण प्रयासों के लिए 6 किसान समुदायों और व्यक्तिगत तौर पर 20 किसानों को पुरस्कार भी प्रदान किए गए। मैं पिछले कई सालों से धनिया की वैरायटी पे काम कर रहा हूं। जो धनिया की वैरायटी मैंने विकसित करी है उसका नाम है GS 1999 और मेरी इस धनिया की वैरायटी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी स्थान मिला है। पहले ऐसा था कि ये वाइल्ड होता था, इसको हमने खेतों में दोबारा खेतों में किया और ऊपर हमारे एप्पल्स के प्लांट होते हैं और नीचे इसको हम बीजते हैं, जिससे हमारी डबल इनकम होती है। 12 से 15 सितंबर तक 4 दिवसीय संगोष्ठी भोजन और कृषि के लिए पौधों के आनुवांशिक संसाधनों पर वर्ष 2001 में अंतर्राष्ट्रीय संधि को अपनाने के बाद पहली बार आयोजित की गई है। संगोष्ठी में अनुबंध पक्षों और इच्छुक अंशधारकों द्वारा किसानों के अधिकारों को लागू करने की चुनौतियों और अवसरों को समझने की आवश्यकता पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस संगोष्ठी में भारत और विदेश से लगभग 500 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, जिसमें किसान, कृषि संगठन और वैज्ञानिक सहित अन्य लोग भी भाग ले रहे हैं। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर स्वास्थ्य मंत्रालय देश भर में आयुष्मान भव अभियान चलाएगा। बुधवार को राष्ट्रपति गुजरात से इस अभियान की शुरुआत करेंगी। आयुष्मान भव अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के तहत चलेगा। इस दौरान गांवों को आयुष्मान गांव भी घोषित किया जाएगा। सेवा पखवाड़ा के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय कई कार्यक्रम चलाएगा। आयुष्मान भारत के बचे लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड जल्द से जल्द बनाया जाए, इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत कर रहा है। बुधवार को राष्ट्रपति गुजरात से इस अभियान को लॉन्च करेंगी। आयुष्मान भव अभियान प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू होगा और 2 अक्टूबर तक चलेगा। पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के तौर पर मनाया जाता है। आयुष्मान भव अभियान के तहत आयुष्मान भव ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। इस ऐप को लाभार्थी डाउनलोड कर सकते हैं और अपना आयुष्मान कार्ड खुद बना सकते हैं। इस दौरान आयुष्मान आपके द्वार 3.0 की शुरुआत होगी। आयुष्मान भव अभियान के तहत देश के 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आयुष्मान मेले का आयोजन किया जाएगा, जहां लोगों की मुफ्त जांच, टीकाकरण और इलाज किया जाएगा। साथ ही सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। आयुष्मान मेला में देश में, जैसा मैंने बताया, 1,60,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। हम इस अभियान से परमानेंट हर सप्ताह में आयुष्मान मेला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर लगाना चाहते हैं। वहाँ लाभार्थी आएगा,
उसका स्क्रीनिंग होगा, उसको मुफ्त इलाज मिलेगा, उसको वैक्सीनेशन मिलेगा, सरकार की सारी योजना का फ्री लाभ उसको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर मिले। इसलिए आयुष्मान मेला परमानेंट बाद में हम कल से प्रारंभ करवा रहे हैं, बाद में रेगुलर हर सैटरडे फ्राइडे जो भी स्टेट अपने स्टेट में अनुकूलता हो स्टेट उसके अनुसार सप्ताह में एक बार हेल्थ मेला लगाएंगे। आयुष्मान भव अभियान के तहत गांव के लाभार्थी को आयुष्मान कार्ड बनेगा, आभा कार्ड बनेगा, टीबी मरीजों की जांच होगी। जो गांव 100% इन योजनाओं को पूरा कर लेंगे उनको आयुष्मान गांव घोषित किया जाएगा। जिस गांव में 100% लाभार्थी आयुष्मान भारत योजना के है उसका कार्ड क्रिएट हो जाए, जिस गांव में 100% आभा अकाउंट खुला हुआ हो। तीसरा हमने कंपोनेंट रखा है टीबी पेशेंट। गांव में जितना टीबी पेशेंट है सभी का स्क्रीनिंग हो गया हो, और जो पेशेंट है सभी नागरिक का स्क्रीनिंग हो गया है और पेशेंट है उसका इलाज चालू हो गया हो। 3 कंपलसरी जिस गांव में हो गया है उसको आयुष्मान विलेज के रूप में 2 अक्टूबर को गांव में होने वाली, वैसे ही 2 अक्टूबर को गांव सभा वो कंपलसरी होती है। ये सभा में ये गांव में 3 व्यवस्था सुनिश्चित हो गई हैं तो उसको आयुष्मान विलेज घोषित किया जाएगा। सेवा पखवाड़ा के तहत अंगदान और रक्तदान का विशेष अभियान चलाया जाएगा। रक्तदान के लिए ई रक्त कोष पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी करवाया जा सकता है। अब तक 4000 एनजीओ ने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। आगरा में 17 सितंबर को एक साथ 3 से 4000 लोग अंगदान की शपथ लेंगे। सेवा पखवाड़ा के तहत निक्षय मित्र को सम्मानित किया जाएगा। सेवा पखवाड़ा के दौरान हर गाँव और अस्पताल में स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हुई बारिश ने मुसीबत खड़ी कर दी है। बारिश के सबसे ज्यादा मार मुरादाबाद जिले पर पड़ी है, जहां 24 घंटे में ही 125.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में भी बारिश की खबर है। इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बारिश प्रभावित जिलों में राहत कार्य चलाने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में मानसून के बाद की हुई बारिश ने मुसीबत खड़ी कर दी। प्रदेश के मुरादाबाद, अलीगढ़, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी और प्रयागराज जिलों में हुई मूसलाधार बारिश ने लोगों की जिंदगी को थाम दिया। प्रदेश के करीब 22 जनपदों में 40 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश के सिंचाई और जल संसाधन विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में मुरादाबाद में सबसे अधिक 125.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जिसके बाद जिले में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। जलभराव के कारण लोगों को आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुरादाबाद में 3 दिनों की भारी बारिश के बाद धान और सब्जियों की फसलें बर्बाद हो गईं और खेतों में पानी भर गया। जिलाधिकारी ने क्षतिग्रस्त खेतों का दौरा कर स्थिति के सर्वेक्षण के आदेश दिए हैं। भिंडी भी लगाई थी, भिंडी में सारे में पानी है, और बांसपति धान लगाया, सारा गिर गया, सारे में पानी हो रहा है। 5-6 बीघे में तो सब सारे डूब गए, सब बेकार हो गए, गिर गए, कोई डूब गए पानी में। पानी इतना आया, बारिश ही बहुत हुई है 3 दिन से। किसानी करें, ऐसी मजदूरी करें अपने की थोड़ी बहुत। अच्छा, इस बार क्या लगाया था खेत में? धान लगाए थे, धान डूब गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बारिश प्रभावित जिलों में राहत कार्य चलाने का निर्देश दिया है। वहीं राज्य के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि अतिवृष्टि को लेकर सरकार सतर्कता से काम कर रही है। जलभराव वाले स्थानों से पानी निकालने का काम हो रहा है और प्रभावित लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया गया है। अतिवृष्टि को लेकर सरकार पूरी सतर्कता के साथ काम कर रही है। जल भराव वाले स्थलों पर पानी निकालने के इंतजाम किए गए हैं और जो प्रभावित लोग हैं उस क्षेत्र में खाने पीने का भी इंतजाम किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक करके निर्देश दिए हैं और चिकित्सालयों को भी अलर्ट कर दिया गया है, बिजली विभाग को भी अलर्ट किया गया है। हर स्थिति से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। बाराबंकी और लखीमपुर खीरी जिलों में खराब मौसम की स्थिति और आईएमडी की मौसम चेतावनी के मद्देनजर प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों को मंगलवार को बंद रखा गया। जिले का मसौली थाना परिसर भारी बारिश के पानी में डूब गया। वहीं मंगलवार को ही प्रयागराज में भी भारी बारिश के कारण शहर में जल जमाव देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में अतिवृष्टि के कारण 13, आकाशीय बिजली से 4 और डूबने से 2 लोगों की मौत हुई है। राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश में 14 तारीख तक तीव्र वर्षा होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर सोनिया और राहुल गांधी की चुप्पी एक बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन जन तक पहुंचने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। मध्य प्रदेश के बड़वानी में केंद्रीय मंत्री ने इस यात्रा में हिस्सा लिया। कांग्रेस की सरकार में हर रोज 17 से 18 महिला और बेटियों के साथ बलात्कार, दुष्कर्म की घटनाएं और महिला अपराध की घटनाएं होती हैं। 2 लाख घटनाएं और आपराधिक मामले दर्ज हुए केवल महिलाओं के अपराध के पिछले 5 साल में। 34,000 दुष्कर्म की घटनाएं राजस्थान में हुई। लेकिन मेरा मध्य प्रदेश ऐसा है जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी लाडली बहना योजना चलाते हैं, लाडली लक्ष्मी योजना चलाते हैं। मेरी बहनों के खाते में 1250 रुपया हर महीने डालने का काम उनका भाई शिवराज सिंह चौहान करता है। और भारतीय वायुसेना को कल पहला C-295 विमान मिल जाएगा। ये एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। स्पेन में एयर चीफ मार्शल VR चौधरी को औपचारिक रूप से ये सौंपा जाएगा। साल 2021 में कुल 56 विमानों को लेकर भारत और स्पेन के बीच समझौता हुआ था। एयरबस और टाटा मिलकर इसका निर्माण करेंगी। पहले 16 विमान स्पेन में ही तैयार होंगे। उसके बाद 40 विमानों का गुजरात के वडोदरा में निर्माण होगा। वडोदरा की फैक्ट्री 2026 तक बनकर तैयार होगी। उसके बाद वहां विमान बनेंगे। C-295 विमान पूरी तरह से सैनिकों के साथ लंबी दूरी तय करने में सक्षम है। मीडियम साइज के विमान किसी भी तरह की हवाई पट्टी पर उतारे जा सकते हैं। बाकी कार्गो विमानों की तुलना में इस विमान का टेक ऑफ टाइम भी कम है। विमान में हवा में रिफ्यूलिंग की सुविधा है और ये लगातार 11 घंटे तक उड़ान भर सकता है। ये 2 इंजन वाला विमान है जो कि 482 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। एक बार में 71 सैनिकों को इसके जरिए ले जाया जा सकता है। खबर लीबिया से, जहां के डेरना शहर में तूफान और बाढ़ से मची तबाही में मरने वालों का आंकड़ा महज 24 घंटे में 700 से 3000 हो गया। वहीं लापता लोगों की तादाद भी सोमवार से मंगलवार के दरमियान 200 से सीधा 10,000 पर पहुंच गई है। बांधों के टूटने से पूर्वी शहर डेरना का लगभग 1/4 हिस्सा तूफान की वजह से नष्ट हो गया। समुद्र में उठे तूफान और उसके बाद किनारों पर बने तटबंधों के टूटने की वजह से इस तरह की भयंकर तबाही देखने को मिली है। न्यूज़ नाइट के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।